अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के दो बेसिक लेक्चर्स देख चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हमें जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आसान से क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट करे बगैर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस का और आंसर्स का हैंड आउट मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप कर ले सकते हैं। कोई मेरा रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और ये वाली एक्सेल फाइल चाहिए हो तो आप मुझे मेरे नंबर यानी कि 0345308631 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो और ये फ़ाइल आप हासिल कर सकते हो। अच्छा जनाब, सवाल को अगर मैं रीड करता हूँ तो सवाल पहला वाला है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ 12,500 फॉर अ 3 मंथ्स पीरियड। EOQ जनरली एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है, तो ये 3 महीने की डिमांड है। पूरे साल की डिमांड निकालने के लिए 12,500 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं फार्मूला और कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूँगा, फार्मूला और कॉन्सेप्ट हमने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हैज़ अ परचेज प्राइस ऑफ £15 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर £20 पर ऑर्डर प्लेस्ड। द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज़ 10% ऑफ इट्स परचेज प्राइस। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए जो हमें एक चीज़ चाहिए वो है डिमांड। डिमांड हो जाएगी आपकी 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है ना। 3 महीने साल में 4 बार आते हैं तो हमारी डिमांड हो गई 50,000। अच्छा, हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो चाहिए होती है हमें। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इन्वेंट्री की वैल्यू का यानी कि 15 का 10% है। 15 का 10% यानी कि ₹1.5 बना, ठीक है। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 20 है। अब हम अपना EOQ निकाल लेते हैं। EOQ का फॉर्मूला था 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये सब आ जाता था हमारे पास अंडर रूट पे या पावर 0.5 पे, यानी कि 1155 यूनिट्स, यानी कि D मेरा आंसर होगा। मेरा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का D होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि Moro uses the economic order quantity EOQ to establish its optimal reorder quantity for its single raw material. The following data relates to the stock cost. कुछ डेटा दिया हुआ है। What is the economic order quantity to the nearest whole number? अगेन EOQ निकालने के लिए एक तो हमें एनुअल डिमांड चाहिए। एनुअल डिमांड 4,000 यूनिट्स मुझे नज़र आ रही है। दूसरी हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर £5 पर ऑर्डर लिखी हुई है। और कैरेज कॉस्ट का मतलब चीज़ें लाने की कॉस्ट। तो मेरी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी ना बेटा, उसमें ये 50 भी आएगा और ये 5 भी आएगा, क्योंकि दोनों खर्चे जो है वो हर ऑर्डर के हिसाब से मुझे पे करने होते हैं। कैरेज कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट £5 जो लिखी हुई है वो कोई और इसी तरह की ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट में आता है। किसी चीज़ को स्टोर करने की या होल्ड करने की कॉस्ट, वो है 10% ऑफ परचेज प्राइस प्लस 0.2 पाउंड्स। तो 15 इंटू 10%, 15 इंटू 10% प्लस 0.2 यानी कि 1.7, ठीक है। तो अब हम EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं। EOQ कैलकुलेट करने का तरीका 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड जो कि 4,000 है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये सब आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में या 0.5 की पावर में। 508 या 509 यूनिट्स आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो गया D। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें सवाल की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ दी रीऑर्डर लेवल इन यूनिट विच अवॉइड्स स्टॉक आउट्स। रीऑर्डर लेवल हमने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया। यहाँ पे मैं दोबारा से डिस्कशन किसी चीज़ की नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सवाल को सॉल्व करने पर फोकस करूँगा। हमने ये देखा कि हम मैक्सिमम डेली यूजेज को मैक्सिमम लीड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी लॉजिक हमने समझी। तो आसान सा यहाँ पर आंसर 520, मैक्सिमम एक दिन में 520 चीज़ें बिकती हैं और मेरा सप्लायर मैक्सिमम 15 दिन में चीज़ें ला कर देता है, यानी कि 7,800 का मेरा रीऑर्डर लेवल होगा, विच मीन्स कि मेरा आंसर जो है वो C होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डेटा फॉर द करंट ईयर relates to a sterile pack purchased by the Good Heart Hospital. Annual demand, annual holding cost per unit, cost of placing an order. From the start of next year, अगले साल के स्टार्ट से, the cost of placing an order will rise by £11. 11 पाउंड से जो है वो cost of ordering increase हो जाएगी अगले साल से, but all the other data will remain the same. बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी. The hospital bases its purchasing decisions on the EOQ model. कैलकुलेट EOQ फॉर द करंट ईयर. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करंट ईयर की कैलकुलेट करनी है. सिंपल सा फॉर्मूला 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग. इस साल जो हमारी ऑर्डरिंग की कॉस्ट है वो 25 है,
ठीक है ना। 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, इस साल की कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग जो है वो 25 है, इंटू एनुअल डिमांड जो है वो 90,000 है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 8 है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 8 है, पावर 0.5 या अंडर रूट में ये सब लिखना होता है। तो आपके पास 750 का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है, 750 का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है। 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पावर 0.5 या स्क्वायर रूट। तो 750 यूनिट्स जनाब आपका EOQ इस बार का बनता है। सिंपली मैंने फॉर्मूला लगाया है। अगली बार का जब हम EOQ कैलकुलेट करेंगे तो अगेन यानी कि अगले साल का आप सवाल एक बार पढ़ लो, उसमें इस करंट साल और नेक्स्ट ईयर का EOQ भी बोला था। तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, अब कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग 36 हो जाएगा, क्यों 25 अभी है और उसने लिखा हुआ है सवाल में कि अगले साल जो ऑर्डरिंग की कॉस्ट है वो 11 रुपये से बढ़ जाएगी। तो 2 इंटू 36 इंटू एनुअल डिमांड यानी कि 90,000 डिवाइडेड बाई जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है यानी कि 8 और वही पावर 0.5 तो ये बन गया 900 यूनिट्स नया वाला EOQ। फिर बोलते हैं कैलकुलेट द टोटल एक्स्ट्रा एनुअल कॉस्ट टू द हॉस्पिटल फॉर नेक्स्ट ईयर ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द स्टॉक फॉर द स्टेरलाइट पैक, यानी कि जो एनुअल होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसमें कितना इजाफा आया है इन चेंजेस की वजह से। तो पहले हम करंट ईयर की जो है ना वो ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं और होल्डिंग कॉस्ट देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट ईयर की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट देखेंगे और फिर इजाफा भी देख लेंगे, और यहाँ पर मैं टोटल भी लिख देता हूँ। अच्छा, करंट ईयर क्या हो रहा है जनाब, करंट ईयर जो है वो मुझे 90,000 चीज़ें पूरे साल में चाहिए और एक वक्त में मैं 750 चीज़ें मंगवा रहा हूँ। ये सवाल में लिखा, हमने कैलकुलेट किया कि एक वक्त में मैं 750 चीज़ें मंगवाऊँगा, ठीक है ना। तो 90,000 को जब मैं 750 से डिवाइड करूँगा, 90,000 चीज़ें पूरे साल में चाहिए, एक वक्त में मैं 750 चीज़ें मंगवा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ जाएंगे और इस बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 25 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3,000 रुपये मेरी इस बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। क्योंकि कंपनी का कोई बफर स्टॉक नहीं है, तो जैसे कि बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया, EOQ पे ऑर्डर करने से होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर आएगी, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट भी 3,000 होगी, लेकिन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैसे, एवरेज इन्वेंट्री विच मीन्स ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 8, ठीक है भाई। तो ये भी 3,000 आता है और टोटल हमारा बन जाता है 6,000। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको 90,000 चीज़ें पूरे साल में चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। बहरहाल एक बारी में आप 900 चीज़ें मंगवा रहे हो, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 900 से नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से यानी कि 36 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से नहीं करोगे, 11 से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई है तो 36 हो गई, यानी कि नेक्स्ट ईयर की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगी वो हमारे पास टोटल डिमांड डिवाइडेड बाई ऑर्डरिंग साइज, इसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए इंटू 36 यानी कि 3600 होगी। अगेन बफर स्टॉक नहीं है तो होल्डिंग कॉस्ट भी इतनी होगी, लेकिन अगर कैलकुलेट करें तो एवरेज इन्वेंट्री इज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट यानी कि 8 रुपये, तो 3600। टोटल कितना बना 7,200। तो उसको ये बताना था कि कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होगी। भाई आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 600 से बढ़ेगी, आपकी होल्डिंग कॉस्ट 600 से बढ़ेगी और आपका टोटल 1200 से बढ़ जाएगा। अगला पार्ट, आइडेंटिफाई 2 मेजर कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। होल्डिंग कॉस्ट की 2 मिसालें दो। होल्डिंग कॉस्ट की 2 मिसालें क्या हो सकती हैं, फाइनेंस कॉस्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो तो आप लोन लेकर परचेज करते हो, उस पर इंटरेस्ट देना, या अगर आपने अपने पैसे ब्लॉक करे हैं तो उस ब्लॉकेज की वजह से उसका इस्तेमाल ना हो पाना और उस पर जो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, वो ये बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया। दूसरा, आप वेयर हाउस की कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस कह सकते हो, आपने चीज़ स्टोर करी उसकी कॉस्ट। इंश्योरेंस की कॉस्ट कह सकते हो। ये सारे खर्चे आपके होल्डिंग कॉस्ट में आ गए। 3 एग्जाम्पल्स लिख दी मैंने। अच्छा सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या हो सकता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में हो सकता है कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग सप्लायर, यानी कि जितनी बार आप ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो आपको उतनी बार सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कंपनीज़ में कांटेक्ट आसान नहीं होता, आपने एक फॉर्मल लेटर इशू करना होता है, परचेज़ ऑर्डर बनता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती हैं। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उतनी ज़्यादा बार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कॉस्ट एसोसिएटेड विद चेकिंग द इन्वेंट्री रिसीव्ड, ठीक है। जब आपकी प्रेमिसेस पर फैक्ट्री में इन्वेंट्री एंटर होगी
तो उस ट्रक को चेक करना होगा। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उतने ज़्यादा ट्रक्स होंगे, उतनी बार ज़्यादा चेकिंग होगी, तो ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ सकता है। और एक अहम बात, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट की एग्जांपल है, और ये एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है आपके सवाल में जो आपको आराम से याद आ सकती है। अगला सवाल, JNPLC परचेजेस इट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर कंपोनेंट RB एट अ प्राइस ऑफ 80, ये परचेज प्राइस होगी। दी एनुअल यूजेज इज 8760, एनुअल डिमांड हो गई। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 5% ऑफ इट्स परचेज प्राइस। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जो होगी वो 80 का 5% होगी। 80 का 5% निकाल लेते हैं हम अपने पास। 80 का 5% 4 रुपये आता है। और लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 12.5, ठीक है। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड 8760 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये सारे का सारा पावर 0.5 के हिसाब से। तो तकरीबन 234 यूनिट्स हमारा EOQ आ रहा है। पार्ट बी में बोलते हैं एज्यूमिंग दैट यूजेज ऑफ कंपोनेंट RB इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर एंड दैट द लीड टाइम फ्रॉम प्लेसिंग एन ऑर्डर टू इट्स रिसिप्ट इज 21 days, कैलकुलेट द स्टॉक लेवल इन यूनिट्स एट विच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। अगेन हमने रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। भाई देखो, पूरे साल में 8760 चीज़ें चाहिए, और पूरे साल में वो बोलते हैं एज्यूम करो 365 डेज़ है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन में 24 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक दिन में 24 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो स्टॉक आउट अवॉइड करने के लिए लीड टाइम इनटू डेली यूजेज, यानी कि 21 दिन का माल मैं अपने पास रखूँगा, 504 यूनिट्स रखूँगा ताकि स्टॉक आउट ना हो। अगले पार्ट में बोलते हैं एक्सप्लेन द टर्म स्टॉक आउट एंड बफर स्टॉक। स्टॉक आउट का क्या मतलब होता है? स्टॉक आउट का मतलब ये होता है कि जब कंपनी स्टॉक से रन आउट हो जाए, मतलब उसके पास स्टॉक ना हो और वो उस स्टॉक को ना बेच सके, और उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो, उसको हम स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। गुडविल डिस्टर्ब हो, उसको हम स्टॉक आउट कहते हैं। बफर स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये सेफ्टी स्टॉक होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होता है, सच एस के डिमांड बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाए या लीड टाइम जो है वो एबनॉर्मली हाई हो जाए, तो हम बफर स्टॉक को इस्तेमाल करते हैं। ये डेफिनेशंस हमने अपने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस करी। अगर आपको हैंडआउट और रिटन फॉर्म में इसके आंसर चाहिए तो आप मुझसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने पहले भी मेंशन किया था, मैं दोबारा मेंशन करता हूँ, 03453086 312, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करोगे। आगे बोलता है ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच JNPLC शुड कंसिडर हैविंग अ बफर स्टॉक ऑफ कंपोनेंट RB। कंपनी को बफर स्टॉक कब रखना चाहिए, यानी कि कौन से ऐसे हालात होते हैं जब कंपनी जो है वो अपने पास बफर स्टॉक रखे। तो देखो, बफर स्टॉक हम तब रखते हैं जब जो कंपोनेंट जिसका हमें बफर स्टॉक रखना है उसकी डिमांड जो है वो सिग्निफिकेंटली, या लीड टाइम जो है वो सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाए। यानी कि ये 21 दिन तो सर्टेनली मुझे पता है ना कि कितने दिनों में चीज़ें आएंगी, ये अनसर्टेन हो तो मैं अपने पास कुछ चीज़ें रखूँगा। बहरहाल इसकी भी थ्योरी मिल जाएगी। Question 6, a company determines its order quantity for a component using the economic order quantity model. What will be the effects on the EOQ and the total annual ordering cost of an increase in the annual cost of holding 1 unit of the component in stock? अच्छा, ऐसा कोई सवाल है ना, तो आपको एक एग्जाम्पल बनानी होगी अपने पास। अब वो बोलता है कि होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए तो EOQ पर और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर क्या फ़र्क होगा। लेट से हम कुछ डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। लेट से डिमांड में कह देता हूँ, लेट से 9 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कह देता हूँ 5, होल्डिंग कॉस्ट भी मैं कह देता हूँ 5, ऐसे ही अपनी तरफ से। तो मेरा EOQ कितना आएगा? EOQ आएगा 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये सब आ जाएगा पावर 0.5 में। यानी कि मेरा EOQ जो आ रहा है वो 4.2426 कुछ आ रहा है। 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर रूट में, ठीक है। ये मेरा EOQ हो गया। अच्छा, EOQ अगर ये हो गया तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी हो जाएगी डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ, डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ, डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि 5, तो ये 10 आ जाएगी। अच्छा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये 10.606 आ जाएगी। अब वो कहता है कि होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाए। लेट से अभी होल्डिंग कॉस्ट 5 है, ये 9 ही रहे, डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 ही रहे। लेट से होल्डिंग कॉस्ट हो जाए 6 रुपये,
अब ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो हमारा EOQ आएगा 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये सब आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या होगा कि होल्डिंग कॉस्ट जब बढ़ रही है तो EOQ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लोअर, पहली चीज। अच्छा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या होता है, ऑर्डर क्या कहते हैं, डिमांड को जब मैं ऑर्डर साइज से डिवाइड करूंगा मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चलेंगे, उसको मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11.61। और होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 से एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 6। तो ये इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, है ना। अब उसने हमसे ये पूछा था कि अगर आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो EOQ क्या होगा, सर EOQ जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी कि लोअर। और टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या होगा, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी यानी कि हायर, यानी कि ए मेरा आंसर होगा। तो ये मैंने 6 सवाल डिस्कस किए, और भी सवाल बहुत सारे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, इसको आप पहले कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया।